यानी कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं या लार्ज नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं और उन तमाम चार्जेस की वजह से आपने एनर्जी की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कल हमने जो है वो एनर्जी कैलकुलेट की थी, लेकिन वहाँ पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं और उन कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो आप इमेजिन करें, इमेजिन दैट we bring charges one by one from far away as shown in figure 1। तो किसी बड़े लार्ज डिस्टेंस से हम चार्जेस जो है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, तो वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस को वन बाय वन करके जो है वो आप लेके आते हैं। तो फिगर मैं इसकी बनाता हूँ। पहले सपोज करें कि एक ये आपके पास पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको आपस में मिला दें। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट P2 है। ये तीन आपके पास पॉइंट्स, P1, P2, P3। अब इसके दरमियान में डिस्टेंस R12, इसके दरमियान में R23, इसके दरमियान में R13। इस तरफ जो चार्ज आ रहा है इस पॉइंट पे वो है Q3। इधर जो चार्ज आ रहा है वो है Q2 और इस जगह पे जो चार्ज ला रहे हैं आप फार से वो है Q1। ठीक है, इसको आप कह दें ये फिगर 1। P1, P2, P3। P1 की तरफ लेके आए हैं चार्ज Q1, P2 की तरफ लेके आए हैं चार्ज Q2, P3 की तरफ लेके आए चार्ज Q3। डिस्टेंस आप देख लें, P1, P2 के दरमियान R12, P2 और P3 के दरमियान R23 और P1 और P3 के दरमियान R13। तो ये कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस है जिनको वन बाय वन करके आप इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लेके आ रहे हैं। अब जो पहला चार्ज Q1 है, ठीक है, द फर्स्ट चार्ज Q1, पहला चार्ज जो Q1 इस पॉइंट P1 की तरफ लेके आए हैं, टेक्स नो वर्क। इसके ऊपर आपको कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं आती। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो फील्ड येट। पहला चार्ज है ना, तो अब चार्ज आएगा तो वहाँ पर फील्ड आएगा। पहले तो वहाँ पर चार्ज ही कोई नहीं था, तो वहाँ तो चार्ज ही कोई नहीं था, तो फिर कोई अपोजिशन ही नहीं थी। आप वर्क डन किसके अगेंस्ट करते हैं? अपोजिशन के अगेंस्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, इसलिए कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप चार्ज ले आएंगे पॉइंट P1 के ऊपर। लेकिन आप जो नेक्स्ट चार्जेस होंगे, जब यानी कि जब आप चार्ज Q2 लेके आएंगे, तो चार्ज Q2 के लिए तो यहाँ पर पहले से चार्ज Q1 मौजूद है, तो उस चार्ज Q1 की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना जी, अब तो एक चार्ज इधर आ गया, तो अब Q2 लेके आएंगे तो उसके लिए तो चार्ज आया, तो फिर Q2 के लिए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ
ब्रिंग चार्ज Q2, अब चार्ज Q2 जो है उसको लेके आए। तो जब आप चार्ज Q2 को लेके आएंगे तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, W इज इक्वल टू QV ऑफ P। अच्छा, जो ग्रिफिथ है ना वो इस P को कर देता है बोल्ड R। ठीक है, मैंने वो R जो लेता है ना किताब के अंदर, मैंने उसको P से रिप्लेस कर दिया, वो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसकी वजह यह है कि हमने ये R भी यहाँ पर लेना है, तो फिर वो मैं तरफ इसको बार बार तो बोल्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको वो जो पॉइंट R ले रहा है ना मैंने उसको P कह दिया। ठीक है, ताकि R और R आपस में मिक्स जो है वो ना हो जाए। किताब के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसने R लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने रिप्लेस कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो ये जर्नल हमारे पास इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन का पता, कल हमने ये इक्वेशन कैलकुलेट की थी। ठीक है, WQV ऑफ P। तो इसको हम अब राइट कर सकते हैं इस चार्ज Q2 के लिए। वी कैन राइट इसको A कह दी इक्वेशन, A एज W2Q2 V1 ऑफ P2। ठीक है, अब पोटेंशियल V1 आपके पास हो जाएगा, V1 पोटेंशियल किधर है, पॉइंट P2 के ऊपर, वेयर V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P2। V1 जो है ये पोटेंशियल है किस पॉइंट P2 के ऊपर, ये तो इधर ही Q2 लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल V1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर अगर V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो V ऑफ P बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R के। यूं ही वेरी करती है, 1/R से जाती है फील्ड पोटेंशियल जो है। तो W2 आपके पास क्या हो जाएगा, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R12। Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, R12। तो आप ये Q2 चार्ज इस चार्ज Q1 की विसिनिटी में लेके आए, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए इसकी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डिपेंड करता है चार्ज की जो भी नेचर है। पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं कि W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 R12, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर R12 जो है वो डिस्टेंस है चार्ज Q1 Q2 के दरमियान, वेयर R12 इज द डिस्टेंस between charge Q1 and Q2। अब आप लेके आए चार्ज Q3। ठीक है, नाउ ब्रिंग चार्ज Q3। अब ये वाला चार्ज है Q3 जो है, तो जब Q3 चार्ज लेके आएंगे
W3 Q3 V1 कामा 2 P ऑफ 3। अब यहाँ पर V1 कामा 2 जो है ये क्या है, ये पोटेंशियल है, इट इज ए पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये आपके पास पोटेंशियल है चार्जेस Q1 और Q2 की वजह से। तो इसके लिए जो W3 है नाउ वो Q3 V1 कामा 2 P3 के बराबर होगी। अब इसके अंदर V1 2 की वैल्यू P3 की अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो V1 कामा 2 P ऑफ 3। अब इसके अंदर दो पोटेंशियल आ रहे हैं, 1 की वजह से भी आ रहा है और 2 की वजह से भी आ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R13 प्लस Q2 ओवर R23। ठीक है, ये दो पोटेंशियल आ रहे हैं। Q1 का डिस्टेंस P3 से R13, Q1 का डिस्टेंस Q2 से R ये P3 से R23, तो मैंने वो लिख दी। ठीक है जी, ये हमारे पास पोटेंशियल। अब आप इसको उस इक्वेशन के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो W3 will be equal to Q3 over 4 pi epsilon naught into Q1 R13 plus Q2 R23। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब अगर मैंने वो एक चौथा चार्ज तो नहीं यहां पर बनाया, लेकिन अगर सपोज कर लें कि एक और चार्ज Q4 आपने लेकर आना है, तो सिमिलरली the work done to bring charge Q4, तो अगर आप वर्क डन देखें चार्ज Q4 की वजह से विल बी W4 is equal to Q4 over 4 pi epsilon naught Q1 R14 plus Q2 R24 plus Q3 R34। ठीक है, तो ये चौथा चार्ज भी आप ला सकते हैं इधर। ठीक है, उसके लिए चौथा पॉइंट ले लेंगे, तो उसके लिए W4 निकल आएगा। ठीक है, अब जो टोटल वर्क डन है पूरा आपके जितने चार्जेस आपने लिए हुए हैं इनके लिए, द टोटल वर्क डन टू असेंबल द फर्स्ट force on charges is W
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q1 Q4 R14 और प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34. That is equation number 3. तो पहली फोर्स जो है वो चार्जेस के ऊपर जो करने के लिए टोटल वर्क डन है वो इतना होगा। अब आप प्रोडक्ट ले लें ईच पेयर ऑफ चार्जेस की। अब क्योंकि यहां पर पेयर बन रहे हैं चार्जेस के, जैसे Q1 Q2 है, Q2 Q3 है, Q3 Q4 है, आपके पास पेयर ऑफ चार्जेस जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। Take the product of each pair of charges. Divide their separation distance divide by the separation distance and add them all, और इन सारों को ऐड कर दें। तो अब मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर समेशन लेनी पड़ेगी। ये तो n तक जा रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने को Q4 तक लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये चार्जेस के ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है। ये Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, ये तो Qn तक चार्जेस जो हैं वो जा रहे हैं। तो अब ये जो इक्वेशन आएगी W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 to n समेशन j ग्रेटर देन I Qi Qj divided by Rij, that is equation number 4. अब j ग्रेटर देन I हमने क्यों लिया यहाँ पर? j ग्रेटर देन I इसलिए समेशन लिया ताकि आपको ये रिमाइंड करे कि आपने जो सेम पेयर हैं उनको 2 दफा काउंट नहीं करना। अब पेयर भी कुछ ऐसे भी होंगे ना जो सेम आ रहे होंगे n तक, तो वो जो सेम पेयर्स हैं उनको 2 दफा काउंट नहीं करना आपने। इसके j को, यानी कि I और j जो है उसमें j ग्रेटर देन I है। अब कई ऐसे पेयर होंगे कि जो एक जैसे बीच में रिपीट हो रहे होंगे, तो वो पेयर जो हैं उनको आपने 2 दफा काउंट नहीं करना, उनको 1 दफा ही काउंट जो है वो करना है। तो द j ग्रेटर देन I reminds you not to count the same pairs twice। जो सेम पेयर्स हैं उनको आपने ट्वाइस यानी कि डबल दफा जो है वो काउंट नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि ईच पेयर को जब आप ट्वाइस काउंट करेंगे तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। मैं एवरेज निकालेंगे ना उसकी, तो जब एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 की एवरेज 2 से डिवाइड जो है वो कर देंगे। वी काउंट ईच पेयर ट्वाइस।
एंड डिवाइड बाय 2 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 काउंट कर लेंगे लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यही वाली जो इक्वेशन नंबर 4 है ये आपकी क्या बन जाएगी, W1/8 पाई एप्सिलॉन। 4 2 से कहेगा तो 8 पाई हो जाएगा। तो समेशन I1 to n समेशन j ग्रेटर देन I to n QI QJ ओवर RIJ। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो है वो 5 आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 5 एज W1/2 summation I1 to n Q of I summation j greater than I n 1/4 pi epsilon naught QJ over RIJ। इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है। अब इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसमें ये वाली जो चीज है ये सारा पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है वी पी ऑफ आई को। ठीक है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पी ऑफ आई पर। तो वेयर वी पी ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन, इसको यहां पर हम अगर जे ग्रेटर था ये भी लिख सकते हैं कि जे इज नॉट इक्वल टू आई। तो समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जे ओवर आर आई जे, और जे इज नॉट इक्वल टू आई। जे ग्रेटर देन आई का यही मतलब है कि जे इज नॉट इक्वल टू आई, जे जो है वाई के बराबर नहीं है। तो अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो W1/2 समेशन I1 to n Q of I VP of I इज इक्वल टू 7। अब यहां पर मैं इस P ऑफ I को वो जो R लेता है ना वहां पे उससे रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो निकला है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। W1/2 समेशन I1 to n Q of I V of R I। इसको जरा बोल्ड कर दें। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये इक्वेशन 7 क्या है, ये टोटल वर्क डन है, सॉरी 8। इक्वेशन 8 is the total work done to assemble a configuration of point charges। ठीक है जी, पॉइंट चार्जेस जो हैं उनको असेंबल करने के लिए ये टोटल वर्क डन है। तो अब ये एक्चुअली क्या जो वर्क डन करते हैं आप क्या, वो क्या होता है, वो स्टोर्ड हो जाता है एज एन एनर्जी। तो ये वर्क डन जो है ये इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है एज एन एनर्जी।
it represents the energy stored in the configuration. तो ये बेसिकली वो जो एनर्जी उस कन्फिग्रेशन, सारी बात आप चार्जेस जो हैं उनको लेके आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो वो जो चार्जेस लेके आ रहे हैं तो वो वर्क डन कर रहे हैं आप उनके ऊपर अगेंस्ट द अदर चार्जेस। तो जब भी हम वर्क डन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये भी सारा वर्क डन जो है इसमें इस कन्फिग्रेशन के अंदर एज एन एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने अभी समेशन की फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। हम इसे अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इसी से रिलेटेड ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 2.31, 2.32 और 2.33, इसी के आगे, इस आर्टिकल के आगे ये प्रॉब्लम जो है वो गिवन है। अच्छा जी, अब आ गए एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि इस समेशन को नाउ यू विल कन्वर्ट इनटू द इंटीग्रल। अब जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो आप जो समेशन होती है उसको इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एनर्जी के लिए पहले आप देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, तो आपने ये इक्वेशन हमने लिखी है पहले, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। W1/2 समेशन I1 to n Q of I V of RI, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसके लिए इक्वेशन 1 बिकम्स W1/2 इंटीग्रल रो V d ऑफ टाउ। अब चार्ज जो है वो रो से रिप्लेस हो गया, ठीक है जी। क्योंकि रो क्या है, dQ/d टाउ। तो dQ जो है वो रो d टाउ के बराबर है, तो वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर। इसमें आप कह दें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए लाइन और सरफेस के लिए भी ये क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो द कॉरस्पॉन्डिंग integrals for line and surface charge are given as
तो W1/2 इंटीग्रल लैम्डा V dl, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद W1/2 इंटीग्रल सिग्मा V dA, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ गए हैं, इसको इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सप्रेशन को आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर राइट डाउन करना चाहते हैं, to represent rho in terms of E, use the Gauss's law। तो इसके लिए जो है वो गाजेस लॉ जो है उसको यूज़ करें। तो गाजेस लॉ कहता है कि भाई डेल डॉट ई डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो रो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई के बराबर आ जाए। अब यही इक्वेशन जो है रो की मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, पुट रो इन इक्वेशन 2, इस 2 के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो W1/2 रो की जगह पर एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वी डी ऑफ टाउ, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये जो डेल एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वी डी ऑफ टाउ है, ये डेल जो है ये इसके अंदर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डेरिवेटिव जो है वो आप 3D के अंदर भी ले सकते हैं। तो हम तो ऑब्वियसली रो में कर रहे हैं तो हम इसको 3D के अंदर ही लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, इसी इक्वेशन को। इंटीग्रेट इक्वेशन 5 बाय पार्ट्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स तो वो जो बाय पार्ट्स वाला फार्मूला है वो लगाएंगे इसके ऊपर, तो माइनस ई डॉट डेल वी डी ऑफ टाउ प्लस इंटीग्रल वी ई डॉट डी ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहां पर हमें पता है कि बट डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई, डेल वी जो है वो माइनस ई के बराबर है। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 वी वॉल्यूम इंटीग्रल ई क्या हो जाएगा, ई डॉट ई स्क्वेयर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ई डॉट ई कॉज ऑफ थीटा, थीटा 0 डिग्री हमेशा फील्ड रेडियल डायरेक्शन के अंदर ही होता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा ई डॉट ई जो है ये ई स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये ई स्क्वेयर आ गया यहां पर डी ऑफ टाउ प्लस सरफेस इंटीग्रल वी ई डॉट डी ए और ब्रैकेट क्लोज। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, अब इसके अंदर एक टर्म जो है वो वॉल्यूम के साथ आ रही है और एक टर्म सरफेस के साथ आ रही है। ये एनर्जी जो है वो आपके पास है। अच्छा, अब जो इंटीग्रल है ई स्क्वायर के साथ, ठीक है, द इंटीग्रल विद ई स्क्वायर कैन ओनली इंक्रीज। चूंकि ये ई स्क्वायर है तो फिर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज का मतलब होता है कि वो बढ़ती है। ठीक है, द इंटीग्रल इज पॉजिटिव। ये इंटीग्रल जो है आपके पास ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब जो सरफेस इंटीग्रल है ये दूसरा, अगर ये पॉजिटिव है तो सरफेस इंटीग्रल, इस सरफेस इंटीग्रल को मस्ट डिक्रीज। अगर एक बढ़ रहा है तो फिर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए इसको डिक्रीज होना चाहिए, ताकि ये सम, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, ये जो सम है ये इन कांटेक्ट रह सके। ठीक है, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होना चाहिए ताकि सम जो है वो इन कांटेक्ट रह सके। सो द सम रिमेन इन कांटेक्ट, ताकि सम जो है वो इन कांटेक्ट जो है वो रह सके। अब ई जो है, ई गोज लाइक 1/r² एंड वी एज 1/r। ठीक है, ई 1/r² से जाता है, वी 1/r से जाता है। और जो सरफेस एरिया है, वाइल द सरफेस एरिया, लेकिन जो सरफेस एरिया है गोज लाइक r², लेकिन सरफेस एरिया 4πr²। अगर स्फीयर की बात करें तो 4πr² उसका सरफेस एरिया होता है। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस इंटीग्रल है, द सरफेस इंटीग्रल गोज डाउन, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी लाइक 1/r की तरह। अच्छा, अब जो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, इक्वेशन 7 गिव्स द करेक्ट एनर्जी W।
ये आपको एनर्जी दे रही है W व्हेन एवर यू यूज वॉल्यूम V। अब जब भी वॉल्यूम V को यूज करते हैं एज लॉन्ग एज इट इनक्लोजेस द चार्ज, जब तक ये जितना चार्ज जो है वो इनक्लोज करती है। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम इंटीग्रल से, बट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वॉल्यूम इंटीग्रल अब वॉल्यूम इंटीग्रल ये वाला इसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है इस इक्वेशन के अंदर। अब इसमें ई स्क्वेयर आ रहा है, गोज अप, तो ये बढ़ रही है और ये पॉजिटिव है। एंड द सरफेस इंटीग्रल गोज डाउन, ये बढ़ रहा है और सरफेस इंटीग्रल नीचे जा रहा है। जब आप बड़ा से बड़ा वॉल्यूम लेते हैं, एज यू टेक लार्जर एंड लार्जर वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना ही सरफेस इंटीग्रल नीचे जाता जाएगा, कम होता जाएगा, गोज डाउन होता जाएगा। अब आप मसला ये है कि फिर आप इसको पूरी स्पेस के ऊपर ही इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना। वॉल्यूम जो होता है वो तो 3D के अंदर होता है, तो फिर इसको रखने की क्या जरूरत है इस चीज़ को, कि जब वैसे ही ये कम होती जा रही है। जूं जूं आप वॉल्यूम बढ़ा करते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा करने का मतलब यह है कि यू आर एक्सपेंडिंग द स्पेस, स्पेस को बढ़ा करते जा रहे हैं, तो फिर ये तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा होता चला जा रहा है। तो फिर आप पूरी स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट क्यों नहीं कर देते? तो जब आप पूरी स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा, फिर तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, सिर्फ वॉल्यूम ही जो है वो वहां पर रह जाएगा। तो इन पर्टिकुलर why not integrate on overall space? आप क्यों इंटीग्रेट कर देते हैं ओवरऑल स्पेस के ऊपर? ठीक है जी, तो ये सवालिया निशान है। तो जब आप इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल स्पेस के ऊपर, तो फिर देन सरफेस इंटीग्रल गोज टू 0। तो सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा एंड इक्वेशन 7 बिकम्स, और इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, इसके अंदर तो ये टर्म 0 के बराबर होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास W एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 ई स्क्वायर डी ऑफ टाउ, ये ऑल स्पेस के ऊपर इंटीग्रल है। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो ये फाइनल इक्वेशन आपको एक और फॉर्म में, ये दोनों फार्मूले यूज हो जाते हैं। आप 7 को भी यूज कर लेते हैं और 8 को भी यूज जो है वो कर लेते हैं। जैसे उसने ये जो है ना एग्जाम्पल 2.9 ये आपने खुद कर लेनी है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम कम रह गया और कोर्स ज़्यादा है। ये उसने इस एग्जाम्पल जो है ना 2.9 इसके अंदर ये किया हुआ है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ ए टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, दोनों फार्मूले लगाए हुए हैं। ठीक है, इसके डी टाउ से भी इसको कैलकुलेट किया हुआ है, और जो पहले हमने फार्मूला लिखा था वी सिग्मा डी ए उसको लगा के भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोनों तरीकों से आप इस एग्जाम्पल के अंदर, फिर उसके आगे जो है वो 2.34 और 2.34 और 2.35
5। ये जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है, आई होप कि आप लोग जो है इसको कर लेंगे। मैं फिर कल इसके कमेंट्स के ऊपर मूव ऐड करूँगा आगे। पिए